Good afternoon to all of you. Good afternoon, sir. So what we have completed in the last lecture, conventional power plants. So now we are going to start with unconventional power plant, and we will see the differences between gas, thermal, and IC engine power plant. What is gas thermal power plant? Which works upon the fuel which is in gaseous form. Thermal power plant in which the fuel used are in solid form, जैसे हमने कोल देखा था. इन आईसी इंजन या फिर बोले डीजल पावर प्लांट, डीजल इंजन पावर प्लांट that works on liquid fuels. So liquid gas और solid के जो गैस थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनमें कंपैरिजन भी हम लोग देखेंगे. और स्टीम बॉयलर्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. स्टीम बॉयलर्स, जब बॉयलर्स यूज किए जा रहे हैं थर्मल पावर प्लांट्स में, तो उनकी कैटेगरीज, उनके डिफरेंट एप्लीकेशन देखेंगे. So let's start with the unconventional power plants. What is the meaning of unconventional power plant? What is the meaning of unconventional power plant? Renewable source of energy use होती है. Renewable energy resources will be used for unconventional power plants. What is the meaning of renewable? Which can be reused. That can be reused. They are available at a very low cost. अभी लो कॉस्ट भी, फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो सकता है. लो कॉस्ट मैं बोल रहा हूँ, इसके कुछ पावर प्लांट्स है जहाँ पे आपको कॉस्ट तो लगाना ही पड़ेगा, ठीक है. बट द एनर्जी रिसोर्सेज विच कैन बी रीयूज्ड एंड दैट एनर्जी इज enormous in the universe, मीन्स ये खत्म नहीं होने वाली है, कम नहीं होने वाली है. आप जितना ज़्यादा यूज करेंगे ऐसा नहीं कि वो कम हो जाएगा, वो अवेलेबल है फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. हम आगे नहीं कह सकते हैं कि क्या होगा. अब सोलर एनर्जी है, अवेलेबल है, आप कितना भी यूज करें वो कम नहीं होने वाला है, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द विंड पावर प्लांट्स. मैंने लास्ट में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के यूट्यूब लिंक दिए हुए थे. कितने लोगों ने देखा है? यू हैव टू मेक योर नोट्स ऑन द बेसिस ऑफ दैट वीडियो, बिकॉज उसमें जो कंटेंट था हमारे नोट्स में वो ज़्यादा सफिशिएंट नहीं है. आपको वो वीडियो देखना है और 5 to 6 पॉइंट के बारे में लिखना है. नोट्स देखा होगा, उसमें लिंक है अवेलेबल. लिंक पे क्लिक करेंगे, आपको वीडियो ओपन होगा और वीडियो को देख के आप नोट्स प्रिपेयर करना है. इन द सेम वे we will see the for non-conventional power plants. First is wind power plant. आप इस लिंक पे क्लिक करोगे, ओपन होगा वीडियो, उस वीडियो को देखना है. बट हम लोग यहाँ पे उसके कॉन्सेप्ट और उसके वर्किंग प्रिंसिपल देख लेते हैं क्या है. विंड पावर प्लांट आप सबको जानते होंगे कि क्या होता है, दिखने में क्या होता है. ब्लेड्स होंगी मैक्सिमम, देखे होंगे हम लोग. 3 ब्लेड्स होती हैं और बहुत ही बड़े बड़े होते हैं. क्यों बड़े होते हैं? क्यों नहीं छोटे बना सकते हैं उसको? क्यों बड़े बड़े होते हैं बहुत?
बताओ। देखिए एक हिंज पॉइंट, हिंज मतलब पिन सर पॉइंट, पिन। एरिया एरिया लार्ज एरिया कवर करने के लिए। लार्ज एरिया से क्या फायदा होगा? विंड ज्यादा मिलेगी इसको धक्का देने के लिए। एरिया ये बहुत ही लंबा होता है, पतला होता है, ये पतला है तो एरिया इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, लेंथ पे ज्यादा इफेक्ट है। ज्यादा होगा तो क्या होगा, देखिए क्या होगा। ये अगर एक पॉइंट है जिसके अबाउट किसी चीज को रोटेट होना है, ठीक है, तो मैं अगर एक पहला ये बनाया और ये सेकंड बनाया, मैं इसके अबाउट रोटेट होना है, इसको इस पॉइंट के अबाउट एक मैंने छोटा सा बना दिया ऐसा, ठीक है। तो ये बताओ इस पे आपको पावर चाहिए, पावर इक्वल्स टू होता है 2π/n/t/60। ओके, व्हाट इज दिस? स्पीड, आरपीएम, रोटेशन पर मिनट, एंड दिस इज टॉर्क। अगर जितना ज्यादा टॉर्क होगा उतना ज्यादा आपको पावर मिलेगा। तो आपको टॉर्क ज्यादा चाहिए, आपके पास विंड के जो फोर्स है, वो विंड जो फोर्स अप्लाई करेगा इस ब्लेड्स के ऊपर वो फिक्स है। एक विंड किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से आ रही तो उसके पास एक पर्टिकुलर फोर्स है। अब उस फोर्स को ज्यादा टॉर्क में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? टॉर्क इक्वल्स टू क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई रेडियस। फोर्स फिक्स है, रेडियस को जितना ज्यादा इंक्रीज करोगे टॉर्क उतना ज्यादा मिलेगा आपको। टॉर्क ज्यादा होगा आपके पास पावर ज्यादा होगी, पावर आप जहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है। तो जितना ज्यादा बड़ा होगा आप इस फोर्स, जैसे विंड ने फोर्स लगाया ये रोटेट होना स्टार्ट कर देगा, वो टॉर्क मिलेगा, उस टॉर्क से ही पावर मिलेगी। The main purpose है to create a large torque. That's why the blades are very large. Okay? अब बीच में लगा हुआ है ड्राइव ट्रेन, ये हमारे फोर्थ यूनिट है पावर ट्रांसमिशन। फोर्थ यूनिट है पावर ट्रांसमिशन, जिसमें हमको गियर ड्राइव, बेल्ट ड्राइव देखना है कि कैसे हम हाई पावर के स्पीड को, हाई पावर तो सेम है, स्पीड कैसे कम ज्यादा कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे ड्राइव ट्रेन लगा हुआ है, ठीक है। अब ये ड्राइव ट्रेन क्या करता है, ये बहुत ही बड़ा है। विंड ये जो विंड ब्लेड्स हैं वो काफी बड़े हैं, जितना ज्यादा बड़ा होगा उसकी स्पीड उतनी कम होगी। स्पीड कम होगी तो स्पीड ज्यादा चाहिए, हाई स्पीड जनरेटर को रोटेट कराना है तो यहाँ पे गियर ड्राइव लगे होते हैं, ठीक है। गियर ड्राइव ऐसे होते हैं, इस पे टूथ बने होते हैं, ठीक है, टूथ बने होते हैं। तो ये अगर रोटेट करेगा तो दूसरा वाला भी रोटेट करेगा, तो बड़ा होगा वो कम स्पीड पे रोटेट करेगा, तो छोटा होगा हाई स्पीड पे रोटेट करेगा। ये हम लोग सब पूरा का पूरा समझेंगे। तो गियर ड्राइव का कॉन्सेप्ट ये है कि दो गियर्स सर्कुलर शेप के होते हैं, उस पर टिप बने होते हैं, ठीक है। दोनों दो एक पहले वाले का दूसरे के टिप से कांटेक्ट आता है तो एक पहला ऐसे रोटेट करता है तो दूसरा ऐसे रोटेट करता है क्लॉकवाइज। एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और एक क्लॉकवाइज। अगर ये ऐसे रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज तो ये ऐसे रोटेट करेगा, दोनों के कांटेक्ट की वजह से। तो अगर आप इसको छोटा बना देते हो तो यहाँ पे आपको स्पीड ज़्यादा मिलेगी, स्पीड ज़्यादा मिलेगी। अगर डायमीटर कम है तो स्पीड ज़्यादा होगी। तो ऐसे स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। तो स्पीड को कंट्रोल करने के लिए जनरेटर के बाद, जनरेटर को पता है कि मेरी स्पीड कितनी है, तो वो क्या करेगा, कंट्रोल के साथ कनेक्ट कर देते हैं ताकि वो बताए कि मेरा स्पीड अभी सही चाहिए, तो आपको गियर चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली गियर चेंज है। अगर यहाँ पे स्पीड आपको कम मिल रही है ऑन द बेसिस ऑफ द विंड वेलोसिटी, अगर आपको यहाँ पे स्पीड कम मिल रही है तो कंट्रोल को बताया जाएगा स्पीड कम है, गियर चेंज करो। तो गियर को चेंज करेगा तो जनरेटर को कांस्टेंट स्पीड मिलती रहेगी, एक कांस्टेंट स्पीड पे पावर जनरेट होगा, ठीक है। तो पावर भी, पावर के जो वोल्टेज करंट जो इलेक्ट्रिक पावर है वो भी कांस्टेंट मिलेगा। जैसे आपको पता हो कि वोल्टेज अप एंड डाउन होता रहता है, तो वो जनरेटर में अगर कंट्रोलर सही से नहीं है तो वहाँ पे पावर अप एंड डाउन होगा, तो स्टेबलाइजर लगाया जाता है। तो इस तरह के कंट्रोलर लगते हैं, इसको बोलते हैं स्टेबलाइजर, आपको पता होगा। उसके बाद पावर जनरेट हुआ, जनरेटर आपको पता ही होता है मैकेनिकल टू काइनेटिक, सॉरी मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। Kinetic energy of wind has been converted into mechanical energy, and that mechanical energy is converted by use of generator to electrical energy. आपको बस यहाँ पे YouTube वीडियो को देखना है और उसके अकॉर्डिंग नोट बनाना है। इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो मैंने बता दिया कि किसकी एनर्जी है, विंड एनर्जी के पास। विंड के पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, एंड दैट काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड टू द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द विंड ब्लेड्स, ठीक है। तो विंड ब्लेड्स किसी एक सर्कल पे लगे होंगे, ये सर्कल एक शाफ्ट, इसके ऊपर ब्लेड्स लगी होंगी,
ठीक है, इसके ऊपर ब्लेड्स लगी होंगी। अगर ये रोटेट करेगी तो ये शाफ्ट भी रोटेट करेगा, और ये शाफ्ट कनेक्टेड है ड्राइव ट्रेन से, उसके बाद ड्राइव ट्रेन कनेक्टेड है जनरेटर से। ठीक है, समझ में आ गया ये? यस और नो? नीड अ रिप्लाई, सिंगल रिप्लाई, देन यू कैन मूव ऑन। ओके, जिसको भी नहीं समझ में आया, नो नो भी बोलेगा, यस भी बोलेगा। तो रिप्लाई, एक रिप्लाई की जरूरत है, और आप किसी एक दूसरे को मत देखिए कि रिप्लाई करने वाला है। तो इंडिविजुअली आपको समझना है, आपको कोई और नहीं समझाने वाला है। तो आपको नहीं समझ में आता है तो भी आप इंडिविजुअली रिस्पॉन्स कीजिए। ये आपकी रिस्पॉन्स है कि मुझे नहीं समझ में आया तो मुझे पूछना है। ठीक है, आस्क, जितना ज़्यादा आस्क करोगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा, उतना ज़्यादा आप प्रोएक्टिव बनोगे, उतने ज़्यादा आपके अंदर डेवलपमेंट होगा, ये श्योर है। ठीक है, तो ध्यान रहे कि आपको रिप्लाई करना है यस और नो। सर ये ड्राइव ट्रेन के अंदर ये जो आप कह रहे थे कि एक घूमता है तो दूसरा उसकी वजह से घूमता है, तो सर घड़ी के अंदर भी सर वो पीछे की साइड लगे होते हैं क्या? वही इसकी है, तरह ही है? वही है। हाँ, घड़ी का स्पीड, आप घड़ी में जो तीन हैंड होती है ना, मिनट्स हैंड, सेकेंड हैंड एंड आवर्स हैंड, तीनों हैंड्स की स्पीड अलग अलग है, कांस्टेंट है। यहाँ पे हमको स्पीड डिफरेंट चाहिए, यहाँ पे स्पीड हमको डिफरेंट चाहिए। ठीक है, वो तो फिक्स हो गया है कि जैसे तीनों तीनों हैंड की स्पीड की सेम सेम है, अलग अलग। घड़ी में जो तीन सुइयां हैं उनकी तीनों की स्पीड अलग अलग है। ठीक है, आर्स की स्पीड बहुत ही कम है, तो वहाँ पे गियर लगा हुआ है। एक शाफ्ट है जो कांस्टेंट स्पीड से रोटेट करता है। देखिए, एक शाफ्ट है कांस्टेंट स्पीड से रोटेट कर रहा है, ये शाफ्ट है, इसमें आपने बैटरी से पावर दिया, रोटेट करने लगा किसी स्पीड पे, पर्टिकुलर स्पीड पे। और वो बैटरी पे ही डिपेंड करेगा कि स्पीड की स्पीड क्या है। अब स्पीड पे कुछ एक शाफ्ट, एक गियर रखा हुआ है यहाँ, एक बड़ा सा गियर रखा हुआ है सर्कुलर। ठीक है, तो इसके जो पेरिफेरी पे स्पीड देखोगे क्या होता है, v इक्वल्स टू आर ओमेगा, v इक्वल्स टू आर ओमेगा। और इसके पेरी की स्पीड v इक्वल्स टू आर ओमेगा, आर इसके लिए ज्यादा है। ठीक है, लेकिन एंगुलर स्पीड देखोगे v बाई आर, ओमेगा इक्वल्स टू v बाई आर। आर जितना ज्यादा होगा उसका एंगुलर स्पीड कम होगी बाहर की तरफ। तो जो जिसके कम होगी उस पर क्या किया जाता है, आर्स वाली सुई लगा दी जाती है। लेकिन हम लोग गियर को बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, गियर को, और पावर ट्रांसमिशन ड्राइव कैसे हमारे पास ज्यादा पावर, हमारे पास हमारे जो इनपुट सिस्टम है, इनपुट मशीन्स हैं, उसकी स्पीड हमेशा ज्यादा होती है, उसको स्पीड को कम करना होता है हमको। जैसे आटा चक्की है, वहां पे जो मोटर लगा हुआ है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, उतनी ज्यादा स्पीड नहीं चाहिए हमको, इन आउटपुट पे कम स्पीड चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, कैसे सिस्टम को हम लोग छोटी पुल्ली से बड़ी पुल्ली पे लेके कैसे स्पीड को कम कर देते हैं, तो देखेंगे हम लोग। पूरा गियर लॉ है या फिर स्पीड रेशियो का फार्मूला है, उससे हम लोग समझेंगे कैसे कितना कम होना चाहिए, कितना, किस डायमीटर की पुल्ली लगेगी, किस डायमीटर की गियर लगेंगे, वो सब देखेंगे हम 4th यूनिट। अभी आप लोग याद रखिए, ये स्पीड कंट्रोलर है, ड्राइव ट्रेन, स्पीड कंट्रोल करने के लिए, स्पीड चेंज करने के लिए। जैसे गाड़ी में गियर होता है ना, आपको पता नहीं है, गियर जो हम लोग हाथ से आगे पीछे लेफ्ट राइट करते हैं वो गियर है, वो गियर का लीवर है, वो गियर नहीं है, गियर का लीवर है, गियर सिस्टम नीचे है उसके। ठीक है, तो वो हम लोग देखेंगे आगे। नेक्स्ट में चलते हैं, सोलर पावर प्लांट्स। सोलर पावर प्लांट्स क्या होता है, कैसे पावर जनरेट करता है? सोलर पावर प्लांट पावर कैसे जनरेट करता है? थर्मल सर सनलाइट यूज करके फिर थर्मल पानी एनर्जी। उसकी ओके, को इलेक्ट्रिकल लाइट एनर्जी। एनर्जी, लाइट एनर्जी ऑफ सन कन्वर्टेड इनटू द थर्मल एनर्जी। हीट होता है उसमें, तो इलेक्ट्रिकल। यस सर। थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है डायरेक्टली। अब ये बीच में क्या होता है, वो माइक्रोस्कोपिक हो सकता है, माइक्रोस्कोपिक है। हमें टोटल एनर्जी में माइक्रोस्कोपिक देख रहे थे, अभी हमने देखा यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक आने लग रहा है। थर्मल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो सेकेंडरी एनर्जी, तो इसकी बात ही नहीं करेंगे। तो थर्मल एनर्जी से अंदर क्या हो रहा है वो आपको, अगर पीएन जंक्शन, एनपी जंक्शन, ये आपको याद होगा इलेक्ट्रॉनिक्स में, फिजिक्स के इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट। यस सर। तो तो एक पी जंक्शन होता है और एक एन जंक्शन होता है। क्या होता है, क्या होता है, होल्स या इलेक्ट्रॉन? पी में होल्स ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स? होल्स। होल्स। होल्स ज्यादा होते हैं। और एन में?
इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो दो लेयर अगर हैं, इस एन है और दूसरा पी, ठीक। तो अगर मैं एन के ऊपर सनलाइट डालूं, सनलाइट, अभी सनलाइट ऐसा होना चाहिए कि इसकी एनर्जी इसके डिप्लेशन लेयर तक पहुंचे। डिप्लेशन लेयर भी आपको पता होगा, डिप्लेशन लेयर में ना ही इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं, तो मतलब एक्स्ट्रा ना ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, ना ही उसमें एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा होल्स होती हैं। तो एक फील्ड जनरेट होती है, क्योंकि इसके जस्ट बगल में नेगेटिव नेगेटिव होता है और इसके जस्ट बगल में पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में होती है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो एक ड्राइविंग फोर्स होता है जो इलेक्ट्रॉन को मूव करा सके। अब इलेक्ट्रॉन जस्ट अपोजिट होता है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन के अपोजिट। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगता है जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो आपको क्या लगता है कि एन जंक्शन, सॉरी एन पार्ट जो है एन, वो ज्यादा थिक होगा या पी ज्यादा थिक होगा? थिक पी होगा। पी ज्यादा थिक होगा, एन कम होगा। मतलब मेरे क्वेश्चन पूछने का मतलब था कि P कौन ज्यादा होगा? एन थिन होना चाहिए ताकि सनलाइट जल्दी से जल्दी डिप्लेशन लेयर तक पहुंच सके। तो मोस्टली जो ये लेयर्स बनती हैं, ये एन है, तो ये पी होगा। ये पी होगा, ठीक है। तो करंट फ्लो होगी, सॉरी इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में। तो करंट आपका इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन जस्ट अपोजिट फ्लो होता है, ठीक है। तो सोलर पैनल्स हमेशा एक एन और पी के कॉम्बिनेशन से ही बनते हैं, सोलर पैनल्स। तो सोलर पैनल्स का आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा फ्रॉम फोटोवोल्टाइक एरेज। ये फोटोवोल्टाइक एरेज में जो एन और पी जंक्शन बनाएगा, एन आपको पता है किससे बनता है, सिलिकॉन से, दोनों सिलिकॉन से बनता है। अगर उसमें फास्फोरस मिला दिया तो उसमें नाइट्रोजन ज्यादा हो जाएंगे, नाइट्रोजन ज्यादा, सॉरी इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे। डोपिंग करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे। अगर इसमें अगर पी जंक्शन में, पी पार्ट में कौन सा एटम ऐड किया जाएगा डोपिंग के लिए, सो दैट द होल्स विल बी क्रिएटेड? बोरोन बोरॉन, एग्जैक्टली बोरॉन, ट्राइवेलेंट ट्राइवेलेंट। इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं हो, इलेक्ट्रॉन एक उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन, होल्स ज्यादा होंगे, ठीक है। फ्लो कैसे हो रहा है? डिप्लेशन लेयर की वजह से। डिप्लेशन लेयर एक ड्राइविंग फोर्स क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से एक जो इलेक्ट्रॉन है ऊपर की तरफ फ्लो करने लगेंगे। इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से करंट मिलेगा, और वो करंट को हम लोग इन्वर्टर यूज करके उसको बैटरी में स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट करंट चाहिए तो आप बल्ब ये जलाते हैं। अगर आपके पास बहुत ही एनॉर्मस, आपको देखा होगा बहुत बड़े बड़े सोलर प्लांट्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है। एक एमपी में रीवा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे सबसे बड़ा सोलर प्लांट बनाया जा रहा है। तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होगी। उस इलेक्ट्रिक पावर को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। और आजकल आपको पता होगा कि बहुत सारे घर में, अगर आपने आप भी आप पावर को जनरेट कर रहे हो और आपके पास एक्स्ट्रा पावर है, स्पेयर पावर है, तो आप उस पावर को गवर्नमेंट को अर्निंग भी कर सकते हो। इसकी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उसको ज्यादा एनकरेज करना यूज करने के लिए, ताकि हम इससे क्या अर्न भी कर रहे हैं। और हमारे जो आपको पता होगा, जो हम लोग अभी पढ़े हैं, हम लोग थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, उससे पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का रिन्यूएबल रिसोर्सेज का सबसे बड़ा बेनिफिट्स है कि इससे पोल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है जियोथर्मल पावर। इसको बहुत ही अच्छे तरह से इस वीडियो में समझाया गया है। आपको सोलर पावर प्लांट बहुत अच्छे से समझ में आता है, इसलिए मैंने उसका वीडियो लिंक नहीं दिया है। ये जियोथर्मल पावर प्लांट, ये आपको नहीं समझ में आएगा क्योंकि आपने पहली बार सुना होगा। अपने जियोथर्मल पावर प्लांट ये कैसा होता है, देखिए लिखा हुआ है, यूजेस द नेचुरल हीट फाउंड इन द डीप लेवल्स ऑफ द अर्थ टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अर्थ के नीचे जितना ज्यादा और भी कुछ ऐसा एक लेयर है जहाँ पे हीट बहुत ही ज्यादा है, वो हीट ऐसे ही वेस्ट होते जा रही है। मतलब वेस्ट का मतलब आप यूज नहीं कर रहे हो, दैट इज वेस्ट। आप यूज नहीं कर रहे हो, इसका मतलब वो वेस्ट है, ठीक है। तो
उस एनर्जी को, उस थर्मल एनर्जी को कैसे यूज किया जाए, उसके लिए एक सिस्टम बनाया, जियो थर्मल प्लांट। ये इमेज क्लियर है क्या एवरीवन? इमेज क्लियर है? Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके, इसमें ध्यान से देखना आप लोग। ये हॉट वाटर है। ये हॉट वाटर आया कहाँ से? इसमें हमने वाटर डाल दिया था पहले, कूल वाटर डाल दिया था। जो अर्थ के अंदर हीट जहाँ पे ज्यादा है, वो उस लोकेशन को हमने फाइंड किया और हमें बताया कि यहाँ पे हॉट वाटर, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा है, टेम्परेचर बहुत ही हाई है। यहाँ पे हमने वाटर को पहुंचा दिया। अब ये हॉट वाटर ऊपर गया, हॉट वाटर को ऊपर भेजे। देखिए आपको पता होगा कि जैसी डेंसिटी कम होती है, डेंसिटी जैसे कम होगी, फ्लो अपने आप होने लगेगा हायर डेंसिटी टू लो डेंसिटी की तरफ, हायर डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ फ्लो। हमने इधर ठंड कूल कूल वाटर डाला है, तो कूल वाटर का डेंसिटी ज्यादा होगा तो वो हॉट वाटर को पुश करेगा। लेकिन हमने यहाँ पे पंप लगा रखा है, पंप से हम हॉट वाटर उठा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हॉट वाटर है, उस हॉट वाटर से क्या कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा है, उस हॉट वाटर के पास बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक ऐसा लिक्विड यूज किया यहाँ पे जिसका स्टीम बन सके। किससे? हॉट वाटर से। हॉट वाटर से स्टीम बन सके, ऐसी लिक्विड यूज की गई ताकि वो लिक्विड कन्वर्ट हो और वो इसका स्टीम बन जाए। वो स्टीम यूज है टरबाइन को रोटेट करने में, और उस टरबाइन को रोटेट करके, जनरेटर को रोटेट करा के हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। जो बाकी बचा हुआ टरबाइन से, जब ये टरबाइन को रोटेट करके वो लिक्विड बाहर आएगी, लिक्विड को जैसे हम लोग क्या करेंगे, नीचे भेज देंगे कूल करके, फिर इसको सर्कुलेट करते रहेंगे, यहाँ पे जाएगा, फिर हॉट होगा, फिर हॉट होने के बाद वहाँ पे स्टीम बनेगी, स्टीम बनने के बाद फिर से टरबाइन रोटेट करेगा, जनरेटर बनेगा, जनरेटर रोटेट करेगा, और उस जनरेटर का रोटेशन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट दिस पावर टू हाउस होल्ड। ओके, लेकिन जब स्टीम टरबाइन से स्टीम बाहर निकलती है तो जरूरी नहीं है कि उसका टेम्परेचर कम हो, इसलिए उसको यूज किया जाता है, कूलिंग टावर यूज किया जाता है। कूलिंग टावर क्या होता है, देखिए मैंने लास्ट लेक्चर में दिखाया था, ये डायग्राम दिख रहा है, इसको बोलते हैं कूलिंग टावर्स। बहुत बड़े बड़े थर्मल पावर प्लांट या न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उनके पास बड़े बड़े ये ये स्ट्रक्चर बना होता है। इसका जो साइज होता है, ये जो शेप है, इसको बोला जाता है हाइपर पैराबोलाइड। हाइपर पैराबोलाइड शेप है ये। इसको बहुत ही मैथमेटिकली इसको फाइंड किया जाता है, उसके बाद इसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है, इसका डिजाइन किया जाता है। इसको ये क्यों बनाया जाता है इस शेप को? क्योंकि ये शेप सबसे ज्यादा स्टेबल शेप माना जाता है, सबसे ज्यादा स्टेबल शेप है। इसके टूटने, कोई भी क्लाइमेट चेंज की वजह से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये इस टाइप का शेप बनाया जाता है। और इससे क्या है, आपका जो लिक्विड बाहर निकला हुआ है फ्रॉम टरबाइन, उसको इस हाइट से नीचे फॉल कराया जाता है। नीचे फॉल कराने से क्या होता है, इसकी एनर्जी ट्रांसफर होती है सराउंडिंग में। आप देख रहे हो बहुत छोटे छोटे व्हाइट कलर के और बोल सकते क्लाउड्स बाहर निकल, क्यों निकल रहे हैं बाहर बताइए? यानी क्वेश्चन मिला है? सर रेसिड्यू बाकी है क्या? सर इससे कोई पोल्यूशन क्रिएट होता है क्या? नहीं, पोल्यूशन क्रिएट नहीं होता इससे। तो नॉन रिन्यूएबल में आएगा ये? नहीं, मैं कूलिंग टावर जो यहाँ पे देख रहे होगा आप लोग, कूलिंग टावर ये लिखा हुआ है ना, कूलिंग टावर, उस कूलिंग टावर की बस बात है कि यहाँ से जब हमारा स्टीम निकल रहा है, देखो वो हमने जो बताया था कि पोल्यूशन जो हो रहा है, देखिए पोल्यूशन कहाँ हो रहा था, थर्मल पावर प्लांट हमने पढ़ा थी, पोल्यूशन में देखो कहाँ हो रहा है। ये बॉयलर है, बॉयलर को बॉयलर में टेम्परेचर राइज करने के लिए क्या जलाओगे? कोल जलाओगे ना, वहां से जो चिमनी से जो गैस निकलेगी वो पोल्यूशन करेगी। टरबाइन से जो स्टीम बाहर निकल गया है, उस स्टीम का जो टेम्परेचर है उससे कोई पोल्यूशन थोड़ी ना होगा। आप जब पानी घर में गर्म करते हो, पानी से उस पर स्टीम से कुछ गैसियस पार्टिकल बाहर ऊपर निकलते हैं कि नहीं? यस सर।
ठीक है। अच्छा। तो जो बाहर निकल वो आपके पानी का जो वेपराइजेशन की वजह से नहीं निकल रहा है, उसमें बहुत ही कम पार्ट होगा। जो एयर में जो मॉइस्चर है, वो मॉइस्चर क्या होता है, जल्दी से गर्म होके बाहर निकल जाता है, वो दिखाई देता है आपको। ठीक है। तो उसके थ्रू हमारा हीट बाहर निकल जाता है, उस थ्रू। तो वैसे ही हमारा ये जो हम ये देख रहे हैं यहाँ पे, तो हमारा जो स्टीम टरबाइन से वाटर निकला हुआ है, हीटेड वाटर, वो हीटेड वाटर को ऊपर से नीचे गिराओगे तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। पता है, आप एक ये पानी बहुत ही हाइट से नीचे गिराओ तो वो बहुत सारे बूंद आएंगे, टूट जाएंगे, एक दूसरे टूट जाएंगे, बहुत सारे पार्टिकल बन जाएंगे, तो सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा। सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उसका हीट ट्रांसफर सराउंडिंग में ज्यादा हो जाएगा, जल्दी से ठंडा हो जाएगा। और जल्दी से ठंडा होगा तो नीचे जाएगा बहुत ही हाई वेलोसिटी से, फिर से वहां पे पहुंचा देंगे जहां पे उसको गर्म करना है। ठंडा करना हमारा इंपॉर्टेंस है। क्यों क्यों ठंडा करना है? ताकि उसका वॉल्यूम कम हो जाए। वॉल्यूम कम होगा तो हम हैंडलिंग आसान कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा स्टीम रहेगा, स्टीम बाहर निकल रही है, तो उस स्टीम को कलेक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो उसको जल्दी से जल्दी ठंडा करके, आपको पता है ना, स्टीम का वॉल्यूम और वाटर का वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा अगर आप मास सेम है तो? स्टीम का। स्टीम का ज्यादा होगा, तो उसकी हैंडलिंग बहुत आसान नहीं होगी। आपको बहुत ही बड़ा कंटेनर चाहिए उसके लिए। ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसको जल्दी से ठंडा करेंगे, लिक्विड कन्वर्ट करेंगे। लिक्विड में करेंगे वॉल्यूम कंट्रोल होगा, उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, फिर उसको फ्लो करा सकते हो कहीं भी पंप यूज करके। ठीक है। तो ये बस ये इसका लॉजिक और वर्किंग प्रिंसिपल बोल सकते हो। टू यूज द हीट ऑफ द थर्मल एनर्जी ऑफ द डीप ग्राउंड लेवल टू मेक स्टीम, टू क्रिएट, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ये मेन कॉन्सेप्ट ये है। इसकी थर्मल एनर्जी हमारा जो ग्राउंड लेवल पे है, हमारी थर्मल एनर्जी, उसको यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो ये क्या हुआ, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है, ये खत्म नहीं होने वाला है। आप इससे जितना भी हीट ले लो, इसका टेम्परेचर कम नहीं होने वाला है। ठीक है। आगे बढ़े। बायोमास पावर प्लांट, नेचुरल ऑर्गेनिक मैटर इज बर्न टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। नेचुरल ऑर्गेनिक मैटर इज बर्न टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब बायोमास हो सकता है रिन्यूएबल भी हो सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमारे पास वेस्टेज कितनी है। आप बताइए, वेस्टेज हमारे पास अनलिमिटेड है या लिमिटेड? वेस्टेज, अब वेस्टेज देखो कहाँ से आ रही है। अनलिमिटेड है। जब तक ह्यूमन बींग है, जब तक लाइफ स्टॉक, जब तक ये क्रॉप्स है, जब तक ये वाटर है, जब तक फूड, जब तक ह्यूमन बींग फूड खाता रहेगा, तब तक तो वेस्ट आएगा ही। वेस्ट तो कभी खत्म नहीं होने वाला है। और इन्हीं वेस्ट को यूज किया जाता है एनारोबिक डाइजेस्टर में। एनएरोबिक का मतलब है यहाँ पे कोई ऑक्सीजन नहीं होगा, यहाँ पे विदाउट ऑक्सीजन इसमें डाइजेस्ट होगा सारी चीजें, और उससे क्या जनरेट होगा, बायोगैस। और बायोगैस इज मेन कंसिस्ट ऑफ मेथेन गैस, CH4। और इसी गैस को यूज किया जा रहा है टू बर्न। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, गैस पावर प्लांट में, सॉरी थर्मल पावर प्लांट में, बॉयलर में टेम्परेचर राइज किया था। उस टेम्परेचर को अगर हम लोग यूज कर लें वाटर को गर्म करने के लिए, टू मेक स्टीम, हाई प्रेशर स्टीम, तो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो फ्यूल जो स्टोर है, ये जो फ्यूल है कहाँ से आया? बायोगैस से सर। बायोगैस से, यहाँ से है। ठीक है। तो डायरेक्टली हम उसको फ्यूल टैंक में यूज कर लेते हैं। उस फ्यूल टैंक में जैसे हमने वहाँ पे कोल यूज कर रहे थे, यहाँ पे बायोगैस यूज करेंगे। तो एग्जैक्टली ये थर्मल पावर प्लांट जैसा है। थर्मल पावर प्लांट जो हमने रैंकाइन साइकिल, जिसमें बॉयलर, टरबाइन, कंडेंसर और पंप यूज किया था, एग्जैक्टली सेम है ये भी। ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्यूल करेंगे वो फ्यूल यूज किया जा रहा है बॉयलर में डायरेक्टली टू मेक हाई प्रेशर स्टीम, और वो हाई प्रेशर स्टीम जा रहा है टरबाइन को रोटेट कर रहा है, फिर से जनरेटर, फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है और उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। ठीक है। फिर से जो वाटर या फिर टरबाइन से बाहर निकलेगी, उसको फिर से पंप से फिर से बॉयलर में भेज दिया जाएगा। बॉयलर क्या कर रहा है, इसको फिर से गर्म कर रहा है, फिर से टरबाइन में जा रहा है। तो साइकिल दिख रहे हैं आप, ये डायरेक्शन दिख रहा है, ये डायरेक्शन है। ठीक है। आ रहा है समझ में?
सो दिस इज ऑल अबाउट द कन्वेंशनल पावर प्लांट्स। आप इस डायग्राम को बस मैंने समझने के लिए बनाया है कि ये बायोगैस आ कहाँ से रहा है और इस बायोगैस का यूज क्या क्या है, जो हम उससे हमको मतलब नहीं है, हमें मतलब है सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी से, हमें पावर प्लांट से मतलब है। तो इस बायोगैस को यूज किया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। आपको पॉइंट्स लिखने के लिए आपके पास ये 4 पॉइंट है। कहाँ से वेस्टेज आती है? लाइफ स्टॉक वेस्ट, क्रॉप्स वेस्ट, वाटर, फूड वेस्ट। इसको यूज किया जा सकता है एक बड़े से कंटेनर में जहाँ पे ऑक्सीजन ना हो, उसका डाइजेशन हो और उससे प्रोड्यूस होगी मीथेन गैस, एंड दैट मीथेन गैस इज मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस। Okay, now the differences between the gas, thermal and IC engine power plants. Gas power plant, thermal power plant, IC engine power plant. वर्किंग साइकिल गैस पावर प्लांट का क्या है? थर्मल पावर प्लांट रैंकाइन। आईसी इंजन पावर प्लांट, जो आईसी इंजन है, जब हम लोग सेकेंड पढ़ेंगे उसमें आपको पता चलेगा कि 2 साइकिल होती हैं, डीजल ऑटो। डीजल साइकिल पे वर्क करता है डीजल इंजन और ऑटो साइकिल पे यूज किया जाता है पेट्रोल इंजन। ओके, फ्यूल कौन सा यूज होगा? नेचुरल गैस इन गैस पावर प्लांट। थर्मल में क्या होगा? कोल। आईसी इंजन में डीजल और पेट्रोल, बोथ आर लिक्विड। ठीक है, सॉलिड। ये जो क्वेश्चन है डिफरेंसेस का, ये कई बार आरटी में आ चुका है, इसलिए हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। मैक्सिमम टेम्परेचर 1300 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें डीजल पावर प्लांट, जैसे हम हमारी जो व्हीकल्स होती हैं उसमें 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज होता है इंजन के पास। जो हम लोग बाइक चलाते हैं, इंजन हमारे पैर के पास ही होता है, उसका टेम्परेचर अंदर इतना ज़्यादा टेम्परेचर राइज होता है 27 टू उसमें बता रहा हूँ, ये पावर प्लांट्स की बात है, लेकिन उसमें 2500 से ज़्यादा ही होता है। तो 2500 से ज़्यादा होता है तो वो टेम्परेचर बाहर आके इतना कम कैसे हो जाता है, ये भी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट इज प्रेशर रेशियो। प्रेशर रेशियो विद रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर रेशियो मतलब है कितना राइज टू P1 इनिशियल टेम्परेचर। तो P1 इज प्रेशर रेशियो किसमें ज़्यादा हो रहा है? सबसे ज़्यादा थर्मल पावर प्लांट, जिसमें बॉयलर यूज किया जा रहा है। तो बॉयलर का टेम्परेचर इतना ज़्यादा राइज होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के 300 टाइम्स, इतना ज़्यादा प्रेशर होता है। इसीलिए वो बहुत ही डेंजरस होता है। जो बॉयलर को हैंडलिंग करना, बॉयलर को हैंडल करना बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है और बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। थर्मल एफिशिएंसी देखिए, कितना कम है इन सब ये, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस है, सब में लॉस है, सब जगह लॉस हो रहा है। इसलिए एफिशिएंसी देखिए सबसे ज़्यादा किसकी है? थर्मल पावर प्लांट की। और इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, 62% यूज किया जाता है थर्मल पावर प्लांट। बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है हमारे पास, इसीलिए पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है। इसकी एफिशिएंसी कम है, ये बहुत ही कॉस्टली होता है, ये पूरा मेटल का बना होता है और ये बहुत ही छोटे पावर प्लांट्स होते हैं इसके। अगर बड़े बनाएंगे तो बहुत ही कॉस्टली होगा और इसमें बहुत ज़्यादा मेटल इसमें वेस्ट होता है। मेटल क्यों हो रहा है वेस्ट? क्योंकि हम लोग देखेंगे सिलेंडर और पिस्टन में रेसिप्रोकेटिंग मोशन की वजह से, मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट की वजह से वियर होता है मेटल का, और वो मेटल बार बार रिप्लेस करना होता है। तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल नहीं है आईसी इंजन पावर प्लांट। उसके बाद गैस थर्मल पावर प्लांट, ये गैस हमारे पास अवेलेबल नहीं है, जैसे नेचुरल गैसेस हमारे पास बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है कि हम उसका थर्मल पावर प्लांट बना सकें, तो ये भी बहुत कम यूज होता है। 60 to 65% जो पावर है हमारे कोल थर्मल पावर प्लांट बेस्ड है, जितने भी पावर प्लांट्स हैं। लेकिन उसकी वजह से पोल्यूशन देखिए सबसे ज़्यादा किसमें होता है? थर्मल पावर प्लांट। डायरेक्ट हम कार्बन बेस्ड फ्यूल को जा रहे हैं, उससे जनरेट होगा CO2 और CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर कंप्लीट कंबस्शन होता है तो CO2, इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है CO जनरेट होगा। ठीक है, आईसी इंजन में आपको पता है पेट्रोल और डीजल जलाने से भी पोल्यूशन होगा, गैस पावर प्लांट से नहीं होगा। बिकॉज जैसे हम हाइड्रोकार्बन नेचुरल गैसेस को जला रहे हैं तो वो डायरेक्ट CO2 बनाता है, तो CO2 इज नॉट लेस हार्मफुल देन CO2। ओके, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट, अब आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं कि हमने लास्ट में अभी तक कौन कौन से फॉर्मूले चेक कर चुके हैं और हम लोग कुछ 1-2
न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। तो फॉर्मूले आप लोग बताएंगे कि सबसे पहला फार्मूला हमने क्या देखा था। नोट्स ओपन कीजिए अभी। तो फॉर्मूला सबसे पहला फार्मूला कौन सा है अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा है? कुछ फार्मूला ऐड करूंगा जो आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में पढ़ते हो। सबसे पहला फार्मूला क्या है? टेम्परेचर कन्वर्जन C/5 F-32/9। और एक और है केल्विन, केल्विन इक्वल्स टू C+273। सेकेंड फार्मूला भाई, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा, चलिए डेल्टा में लिखते हैं, डेल्टा यू प्लस पी डी वी, पी डेल्टा वी, डेल्टा में नहीं लिखेंगे, चेंज लिखते हैं हम लोग, नॉट अ स्मॉल चेंज, डी क्यू डी यू डी डी। अभी ये डी क्यू क्या है? डी क्यू होगा कांस्टेंट प्रेशर पे हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर है, हीट नहीं है, हीट ट्रांसफर है, इसलिए डेल्टा लिखा जा रहा है, या फिर डी चेंज लिखा जा रहा है। तो इसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि प्रोसेस कौन सा है, उस पर छोड़ देते हैं। लेकिन जो ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, ये हमेशा होगा एम सी वी डेल्टा टी या डी टी, डी टी। हाँ, एक और चीज मैं बताना चाह रहा था कि स्मॉल टी अगर लिखा हुआ है वो डिग्री सेल्सियस पे होगा, कैपिटल टी में वैल्यू दिया हुआ है वो केल्विन में ही होगा। याद रखिएगा इसको, कैपिटल टी मतलब केल्विन, स्मॉल टी मतलब डिग्री सेल्सियस। पी डी वी ये है डिस्प्लेसमेंट वर्क, दिस इज डिस्प्लेसमेंट वर्क, डिस्प्लेसमेंट वर्क। नेक्स्ट थर्ड, थर्ड अपने आप कोई नहीं बोलेगा, सब एक दूसरे का देख रहे हैं कि कौन कब नहीं बोलेंगे, उसमें ऐड करेंगे। चलिए उससे पहले एक और फॉर्मूला देखते हैं हम लोग। सीपी और सीपी क्या होता है? सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर। ठीक है, ये है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट फ्रॉम आर। सीपी क्या है? कैरेक्टरिस्टिक स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब एक पर्टिकुलर गैस के लिए, एक पर्टिकुलर गैस के लिए बात की जा रही है। ठीक है, हम यूनिवर्सल की बात करें तो ये फॉर्मूला बदल जाएगा, सीपी बार सीवी बार इक्वल्स टू आर बार, एंड व्हाट इज आर इक्वल्स टू आर बार अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है एक पर्टिकुलर गैस के लिए कांस्टेंट होगा, दूसरा गैस चेंज करेंगे आर की वैल्यू बदल जाएगी, लेकिन आर बार हमेशा कांस्टेंट रहेगा। आर बार की वैल्यू क्या है? आर बार इज अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, R bar is a universal gas constant. It is equals to 8.314 kilojoule per kg per mole per Kelvin। ठीक है, सर आर बार क्या था? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट नोट कर लो, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट
ठीक है, तो बताइए जरा CO2 का आर कितना होगा, CO2 का आर बार कितना होगा, CO2 का आर बार कितना होगा? R/44। गलत, क्वेश्चन ही गलत है। CO2 का आर बार मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट सबके लिए सेम है, तो 8.314 होगा। वैसे क्वेश्चन ही गलत है। CO2 का कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट कितना होगा, CO2 का आर कितना होगा पूछा जाएगा, क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो आर कितना होगा, आर बार इज 8.314 डिवाइडेड बाय 44। 44। यूनिट क्या होती है इसकी, इसकी यूनिट है किलो जूल पर मोल पर केल्विन। दोनों नीचे ही आ जाएगा क्योंकि एक को स्लैश हो गया है, तो नीचे ही आ जाएगा केल्विन। बताओ 44 क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, अरे ये यूनिट थोड़ी ना है मॉलिक्यूलर मास, ये यूनिट है मॉलिक्यूलर मास। नहीं सर। तब मोल मोल 44। क्यों? नहीं, सर AMU। केजी पर मोल। ये बोल रहा हूँ। AMU। ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल, एग्जैक्टली, ग्राम पर मोल या फिर किलोग्राम पर किलो मोल, सही है, किलोग्राम पर किलोग्राम पर मोल या किलोग्राम पर किलो मोल। किलो मोल होगा ना? सर मोल ही होगा सिर्फ। मोल होगा एग्जैक्टली, हाँ उसको मोल। ग्राम में लिखा जाता है पर मोल। अब ये कैंसिल आउट करो जरा, 8.31 डिवाइडेड बाय 44 कितना होगा? मोल से मोल कैंसिल, यूनिट क्या बन जाएगी कैरेक्टरिस्टिक की, सर 0.18 केल्विन। 0.18 केल्विन, किलो पर केजी किलो जूल पर किलो में केल्विन पर केजी केल्विन। ठीक है, ये यूनिट होगा, तो यूनिट ध्यान रहे, यूनिट में यूनिट बस गिवन होगा, आपको समझ में आना चाहिए कि ये कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है या फिर यूनिवर्सल। ठीक है, अब एयर का बताओ, बिकॉज एयर बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है, तो एयर की मॉलिक्यूलर वेट कितना माना जाता है, एयर का m कितना होता है, 29 क्या अबाउट, सिक्सटीन। नहीं एयर क्या ऑक्सीजन थोड़ी ना, एयर ऑक्सीजन है एयर क्या, तो मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है ना। तो मिक्सचर ऑफ गैसेस का कैसे निकाला जाता है मॉलिक्यूलर वेट, नहीं पता है? N1 plus ऐसे निकाला जाता है, परसेंटेज पहले चेक करो, N1 plus N2 29 ग्राम पर मोल। 29 kg पर मोल। ग्राम पर मोल। सर ये एवरेज मास होगा तो ग्राम पर मोल। नहीं, अगर ये 29 आप लिखो ग्राम पर ग्राम मोल तब सही है, लेकिन अगर ऊपर नीचे केजी हो जाएगा तो क्या होगा, ऊपर नीचे तब भी 29 ही होगा। ठीक है, ग्राम अगर ऊपर है मास उसका तो नीचे ग्राम मोल होगा, ऊपर अगर केजी ले रहे हो तो नीचे के ग्राम मोल को अगर एमकेएस में कन्वर्ट करोगे तो मोल हो जाएगा ना वो। ठीक है, तो 29 से डिवाइड कितना आएगा, आर वैल्यू बताइए जल्दी से, आर इक्वल्स टू आर बार अपॉन
m of CO2, sorry air, it is air. Sir, 0.28. 0.28 kg per mole. 0.28 kg per mole. किलो जूल पर केजी केल्विन। क्या निकाल रहे हो यूनिट यार तुम लोग? यूनिट कैसे निकाल रहे हो? सर एयर का ये मोलिकुलर मास 29 कैसा है? ये तो यार बेसिक कॉन्सेप्ट की दो मिक्सचर है अगर गैस का, अगर तो सर लेकिन एयर के अंदर आपने कहा कि एयर ओनली फॉर, तो आपने मिक्सचर तो बताया नहीं कि ये तो भी 29। सुनो तो 29 कैसे आ गया? तुम बताओ O2 कितना परसेंटेज होता है एयर में? बताओ। यही तो सर यही दिक्कत है ना कि यहाँ पर दिक्कत है। अपने को पूरा एग्जैक्ट पता नहीं है ना कि O2 कितनी है गैस में और कौन कौन से सब्सटेंसेस है और नहीं एयर पता है के तुमको? अंदर। सर एग्जैक्ट तो किसी को भी नहीं पता ना। किसी को नहीं पता? किसको मतलब? किसी को मतलब? सर एग्जैक्ट कैसे बता सकते हैं कि सर O2 इतनी ही है, उससे ज्यादा नहीं है? वो तो सर अंदाजा ही लगाना पड़ेगा ना। कैसे अंदाजा लगाओ? सर मशीन्स भी अगर बताती है कि O2 इतनी है, N2 इतनी है, तो सर वो CO2 इतनी है, तो सर वो परफेक्ट थोड़ी बताती है कि हर बार एवरेज लेके चलते हैं ना। ऑन एवरेज हर चीज की निकाल लेते हैं। तुम्हारे पास अगर तुम्हारे पास आर आर बार की वैल्यू 8.3 है तो एग्जैक्ट है क्या? तो वही तो मैं कह रहा हूँ सर, एग्जैक्ट तो कभी नहीं आएगी ना। तो एग्जैक्ट कुछ का तो कुछ निकालोगे क्या? यही तो है सर ये बात। 78% होता है, ऑक्सीजन होता है 21%, कितना होगा टोटल? 99। इतने ही परसेंटेज पे हम लोग निकाल सकते हैं कि कितना होगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर। दिस इज द सर एयर। CO2 बहुत ही कम होता है 0.04%, तो उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास बस इतना ही है 78 और 21। तो कैसे निकालेंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ N2? कितना होता है बताओ? कितना होता है? 14 28 14 28 28 मल्टीप्लाई बाई 78 प्लस O2 कितना होता है? 32 मल्टीप्लाई बाई 0.21 डिवाइडेड बाई दोनों का परसेंटेज कितना है? 99। तो जीरो नीचे लिख दो 99, निकालो ये कितना होगा? ये आएगा 29 28। जो भी हमने माना है कि 29 है, क्योंकि और भी गैसेस पार्टिकल्स हैं एयर के अंदर। ठीक है, ये परसेंटेज मॉलिक्यूलर वेट निकालने का तरीका है। गैसेस मिक्सचर है जो एक दूसरे से रिएक्ट नहीं किए हुए हैं, मिक्सचर है, कंपाउंड नहीं है। ठीक है, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट अप्रॉक्सीमेटली कैसे निकालते हैं? दिस इज द वे। चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पे। तो सीवी भी निकाल लेंगे आप, सीपी भी निकाल लेंगे उसके अकॉर्डिंग। सीपी होता है फॉर एयर 1.005 किलो जूल पर केजी पर केल्विन। सीवी बताओ, सीवी कितना होगा? सीवी कितना होगा जल्दी बताइए। सीवी इक्वल्स टू सीपी माइनस आर। सीपी मैंने 1.005, सी आर आप निकाला अभी 0.287, कितना हो जाएगा? 9.39. 9 पॉइंट कैसे निकालो? कौन सा कैलकुलेटर है तुम्हारा? सॉरी सर, मैंने ऐड कर दिया, सब ऐड करना था. 7. 0.78 किलो जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, सारा कैरेक्टरिस्टिक है, किसी और गैस के लिए डिफरेंट होगा ये। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, गैस के लिए क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको इंटरनल एनर्जी भी निकालनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर मैंने इतना हीट सब की है। चलिए क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम।
एक सिस्टम है, ठीक है, इसमें आपने हीट सप्लाई किया 50 किलो जूल, उसमें हीट रिजेक्शन हो गया QS, दिस इज QR 15 किलो जूल, ठीक है। इसमें जो मास है, मास इक्वल्स टू 2 kg। इस सिस्टम ने वर्क किया, वर्क आउटपुट, टोटल वर्क आउटपुट हुआ है दैट इज 25 किलो जूल। आपको बताना है फाइंड टेम्परेचर राइज, ऑफ सिस्टम। ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूला PdV, दिस PdV इज DW, टोटल वर्क ट्रांसफर है ये। तो जल्दी से बताना है आपको टेम्परेचर राइज, चेंज कितना होगा। वैसे टेम्परेचर राइज भी नहीं लिखना चाहिए था मुझे, टेम्परेचर चेंज लिखना है। अब वो चेंज पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब रेज है, नेगेटिव आएगा इसका मतलब डिक्रीज्ड, टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड। चेंज बताना, टेम्परेचर चेंज कर सकते इसको। सर स्पेसिफिक हीट मैटर नहीं करती। इसमें एयर है, एयर है इसके अंदर, ठीक है, एयर गिवन है तो स्पेसिफिक हीट आपको याद रखना पड़ेगा, एयर का, एटलीस्ट एयर का याद रखना पड़ेगा। सीपी याद रखो, आर याद हो जाएगा। कर रहे हैं आप लोग? डेल्टा क्यू कितना होगा, 50 माइनस 15, इट इज 35। सर 6.9। चेक करते हैं बेटा, डेल्टा क्यू होगा 35 किलो जूल पर केजी। डी डब्ल्यू कितना होगा, वर्क मिला है हमको तो 25, कोई वर्क किया नहीं है तो 0, ये भी कितना हो जाएगा 25। उसके बाद मास कितना है, मास ऑफ द सिस्टम कितना है 2 kg। सीवी कितना है 0.718 किलो जूल। यूनिट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपको कंफ्यूजन हो, यहाँ पे भी किलो जूल है, ये दिस इज आल्सो किलो जूल। अब आप अप्लाई कर सकते हो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो डी क्यू कितना है 35 इक्वल्स टू मास है 2 इंटू सीवी, सीवी इज 0.718 इंटू डेल्टा dt, ये है चेंज, प्लस dw कितना है 25। सॉल्व दिस इक्वेशन, 35 minus 25 is 10 divided by 2 into 0.718। ऐसा आया था क्या जिसने आंसर दिया अभी? यस सर। तो आंसर कितना आया बताओ? 6.9। 6.9 केल्विन। इतना टेम्परेचर चेंज होगा, टी लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन में दे देता कि स्टार्टिंग में इस सिस्टम का जो टेम्परेचर है स्टार्टिंग में T1 इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अब फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया वो? T1 इज 25 डिग्री सेल्सियस,
तो फाइनल टेम्परेचर Sir, 25 minus 6.9. Degree Celsius, so we will convert into Kelvin. यस, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा तब जब आपको टेम्परेचर बताना हो, लेकिन यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस पता है तो इसको आप 6.9 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है ये टेम्परेचर Same डिफरेंस। होता है। तो 273 दोनों में कैंसिल आउट हो जाएगा ना, Okay. समझ में आया? sir. मैं अगर T1 लिखूं 25 डिग्री सेल्सियस, ये एग्जांपल दे रहा हूँ, T2 लिखूं मैं 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे आप केल्विन में तो ये कितना होगा 298 केल्विन, और इसको कन्वर्ट करेंगे तो 323 केल्विन, ठीक है। अब आप चेंज निकालोगे T2 माइनस T1, तो आप 50 माइनस 25 लिखो डायरेक्ट, या फिर इससे करोगे केल्विन से T2 माइनस T1, तो 50 प्लस 273 माइनस 25 प्लस 273 कैंसिल हो जाएगा, फिर से 25 आ जाएगा। इसका मतलब डिफरेंस जब करना है तो आपको कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन T1 अब कैसे कितना होगा, T1 इक्वल्स टू T2 प्लस सॉरी T1 इक्वल्स टू दिस मच, तो T2 इक्वल्स टू T1 प्लस चेंज टेम्परेचर, T1 इज 25 प्लस 6.9, कितना टेम्परेचर राइज हो गया होगा, कितना पहुंच गया होगा T2 31 प्लस 31.9 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये समझ में आया? तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फाइनल टेम्परेचर कितना होगा या टेम्परेचर चेंज कितना होगा। ये क्वेश्चन समझ में आया कैसे हमने यूज किया है? आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. कैसे बोल रहा है, एकदम सो के सोया हुआ है ऐसे बोल रहा है, यस सर। और फॉर्मूले कौन से थे? एफिशिएंसी ऑफ इंजन, वर्क डन डिवाइडेड बाय Q. हीट सप्लाई ऐसे भी लिख सकते हैं। वर्क डन होता है QS माइनस QW अपॉन QS, और QS को MCT से कन्वर्ट करेंगे तो ये T1 हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर डिवाइडेड बाय हाई टेम्परेचर, ये एफिशिएंसी है। परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज में आ जाए। उसके बाद हमने निकाला था COP ऑफ हीट पंप का COP रेफ्रिजरेटर से ज़्यादा होता है, तो ऊपर होगा हाई टेम्परेचर, नीचे होगा टेम्परेचर का डिफरेंस, ठीक है। इसको आप हीट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, और फर्स्ट लॉ को अप्लाई करना है बार बार। COP ऑफ रेफ्रिजरेटर ये होता है लो टेम्परेचर अपॉन T1 माइनस T2, दोनों में रिलेशन आ जाता है। COP ऑफ HP इक्वल्स टू COP ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस 1, ठीक है। तो इतने ही फॉर्मूले हैं इसमें, और कोई फॉर्मूला है याद आ रहा है आपको? नहीं आ रहा है, तो ये फॉर्मूला याद करेंगे, रिवाइज करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल करेंगे इस पे, और ठीक। $56 student only, 57. Okay, thank you. Thank you, sir. Yes, sir. कोई डाउट है? थैंक यू सर। लीव कर दे सर। Yes, you can leave.